झूठ के पांव नहीं होते और कामयाबी का कोई बाप नहीं होता। इसी तरह आपने ये भी सुन रखा होगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और इसके साथ साथ कुछ घड़ियां ऐसी मनहूस होती हैं जिनमें किए हुए फैसले आपके गले पड़ जाते हैं। यही सब कुछ हमें मोदी सरकार के साथ होता दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय सेना मुसलसल अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए कभी झूठ का सहारा लेती है तो कभी मज़ाक़ खेज बयानात जारी किए जाते हैं। जबकि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से लेकर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह तक सबके बयानात खुल्लम खुल्ला इतराफ़ शिकस्त हैं। लगता ऐसा ही है कि भारतीय फौज कभी राफेल की बर्तरी का दावा करती है तो कभी तैयारे मार गिराए जाने का दावा करती है, कभी पाकिस्तान पर एयर सुपीरियोरिटी कायम करने का दावा करती है तो कभी C4 ISR में पीछे रह जाने का रोना रोती है। भारतीय डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ज़ेर-ए-तमाम न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के हवाले से होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए भारतीय सेना की शिकस्त के हवाले से मज़ाक़ खेज वजूहात पेश करके शिकस्त का दाग धोने की एक और नाकाम कोशिश की है। एक तरफ उन्होंने DGMOs की बातचीत के दौरान इस बात का इतराफ किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भारतीय फौज की तमाम तर नक्लो हरकत या मैन्यूवर्स का बखूबी इल्म था और पाकिस्तान ने वार्निंग दी थी कि भारत के फला हथियार ये वेक्टर्स जारहियत के लिए तैयार खड़े हैं और पाकिस्तान उन पर कड़ी नजर रखे हुए है। ये बात भी दरहकीकत भारतीय डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से शिकस्त का इतराफ थी कि पाकिस्तान की C4 ISR सलाहियतें भारतीय फौज के लिए हैरान कुन थी। पाक फिजाई के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग और साइबर सलाहियतें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फैसलाकुन साबित हुई, जिसका इतराफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने भी किया। उन्होंने ये भी माना कि भारत का रकबा, शहरों की तादाद वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा होने की वजह से उनका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। पाक फौज के फतह रॉकेट सिस्टम ने भारतीय फौजी अड्डों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। भारतीय डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक अनोखी मंतक पेश की कि उनके सामने सरहद एक थी मगर दुश्मन 3 थे, यानी पाकिस्तान के साथ साथ चीन और तुर्की भी भारत के खिलाफ लड़ रहे थे। यकीनी तौर पर ये एक ऐसा ही मामला था जैसे बहुत सारे बच्चे खेल कूद के दौरान एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि फलां टीम में या मुखालिफ टीम के अंदर बड़े लड़के शामिल हैं या फलां टीम बड़े लड़कों को मैदान में ले आई। तो लगता ऐसे ही है कि भारतीय डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़े लड़कों को देखकर डर गए, हालांकि उनके इस दावे के अंदर सच्चाई कम और मुबालगा आराई ज्यादा है। भारतीय डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इतराफ किया कि चीन ने अपने हथियारों और वेपन सिस्टम का तजर्बा करने के लिए भारत को एक लाइव लेबोरेटरी के तौर पर इस्तेमाल किया। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ये भी कहते दिखाई दिए कि चीन और तुर्की पाकिस्तान के ऐसे दोस्त हैं जो उसे हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे थे। उनका ये भी कहना था कि तुर्की ने न सिर्फ ड्रोन्स दिए बल्कि अपने माहिर तरीन अफराद को भी पाकिस्तान के लिए मदद के लिए भेज रखा था। उन्होंने इतराफ किया कि भारत ने पाकिस्तान से C4 ISR और सिविल मिलिट्री फ्यूजन के हवाले से सबक सीखा। ये समझें कि पाकिस्तान ने सबक सिखा दिया। यहाँ पर C4 ISR से मुराद कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस है, जो आज की जंग के अंदर किसी भी फौजी ऑपरेशन के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अब आप ये सोच लें कि अगर पाकिस्तान को भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इतराफ के मुताबिक भारतीय सेना की हर नकलो हरकत का पता था तो पाकिस्तान के लिए इन तमाम तर टारगेट्स को निशाना बनाना कितना आसान था। और अब जब पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के दौरान 34 भारतीय टारगेट्स को हिट किया तो ये कोई हैरानगी या मुबालगा राय की बात नहीं। अब चीन और तुर्की ने पाकिस्तान को किस हद तक या कितनी मदद फराहम की या नहीं की, इस हवाले से अब पाकिस्तान की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में दिया गया इंटरव्यू याद करें, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाई के जवाब में जो भी कार्रवाई की वो अपने वसाइल से की। दूसरी तरफ भारत का दावा ही बचगाना है कि उसे पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की का भी सामना था, क्योंकि चीन और तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार यकीनन दिए तो क्या पाकिस्तान इस हवाले से ये कहेगा कि फ्रांस ने भारत को राफेल दिए, इसराइल ने भारत को ड्रोन दिए, तो पाकिस्तान को भी भारत के साथ साथ फ्रांस और इसराइल का भी सामना था। यकीनी तौर पर भारतीय फौज की ये वजाहत एक भोंडी और मज़ाक़ खेज कोशिश है। पाकिस्तान ने कभी गिला नहीं किया कि भारत ने इसराइली और फ्रांसीसी असलाह क्यों इस्तेमाल किया। मोदी सरकार दरहकीकत खुली तनकीद, बढ़ते हुए अंदरूनी सियासी खलफशार का शिकार है और अब भारत की दिफाई तज्जियाकार ये बात मान चुके हैं कि पाकिस्तान मोदी सरकार की तरफ से किसी भी एडवेंचर की सूरत में भारत के मुआशी, इंडस्ट्रियल,
कॉम्प्लेक्सेस को निशाना बना सकता है। और ये बात तो पाकिस्तान पहले ही वाजे कर चुका है कि मार्का हक के दौरान उसने अपनी मुसल्लह अफवाज की सिर्फ जंगी या टेक्निकल सलाहियतों का सिर्फ 10 से 15% इस्तेमाल किया। हकीकत तो यह है कि भारत को 3 दुश्मनों का गिला करने के बजाय अपनी हिकमत अमलियों पर गौर करना चाहिए जिन्होंने उसे तनहा कर दिया है। दूसरी तरफ जैसा कि हम कह रहे हैं कि कुछ घड़ियां मनहूस होती हैं, तो उसमें भारत के लिए बुरी बुरी खबरों का सिलसिला भी जारी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्रांस की जानिब से भारत को राफेल तैयारों के रडार से छेड़छाड़ करने के मामले पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। भारत की ख्वाहिश है कि अपनी बहरिया के लिए जो वो नए राफेल एम या मरीन वर्जन हासिल कर रहा है, उन पर वो अपना तैयार करदा उत्तम एईसा रडार नस्ब करे। लेकिन राफेल तैयार करने वाली डासू एविएशन ने इस मामले में भारत को टकासा जवाब दे दिया है। भारत ने 7 से 8 अरब डॉलर की ताजा तरीन डील के तहत अपनी बहरिया के लिए राफेल के मरीन या कैरियर बेस्ड वर्जन ऑर्डर कर रखे हैं। भारत की ख्वाहिश है कि उनके ऊपर वो अपना तैयार करदा उत्तम एईसा रडार नस्ब करे, लेकिन फ्रांस की जानिब से उसे सख्त तरीन रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा है। और डासू कंपनी ने वाज़ेह किया है कि राफेल के मरीन वर्जन पर हर हाल में RB-E2 एईसा रडार ही नस्ब किए जाएंगे। डासू का मौकफ है कि अगर भारत ने राफेल के रडार से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसे बहुत बड़े टेक्निकल, फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि भारत की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि डासू अब भी किसी तौर पर भी राफेल का सोर्स कोड नई दिल्ली को देने के लिए तैयार नहीं। और सोर्स कोड को आप ऐसे ही समझ लें कि वो एक ऐसा डिजिटल DNA है जो किसी भी फाइटर जेट के ऊपर नए हथियारों या मिशंस या वेपन सिस्टम्स की तंसीब के लिए कंट्रोल का काम करता है। इसके साथ ही भारत के लिए एक और बुरी खबर यह है कि उसकी जानिब से रूस से Tu-160M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हासिल करने की कोशिशों को भी नाकामी का सामना है। रूस इस वक्त यूक्रेन की जंग में बुरी तरह उलझा हुआ है और भारत की ख्वाहिश है कि वो अपने आप को एक बड़ी पावर या सुपर पावर के तौर पर मनवाने के लिए अपनी फिजाइया में Tu-160 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी शामिल करे, या कम से कम उन्हें रूस से लीज पर ही हासिल कर ले। भारत की जानिब से रूस से नए 6 से 8 Tu-160M बॉम्बर्स हासिल करने का मंसूबा बनाया गया था। Tu-160 बॉम्बर्स दुनिया के सबसे हैवी या तेज तरीन सुपर सोनिक स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट माने जाते हैं, लेकिन फिलहाल भारत को वहां से भी कोई मुनासिब जवाब नहीं मिला। Tu-160M इंटरकॉन्टिनेंटल या बैनुल बर्र-ए-आज़मी रेंज के हामिल हैं, जो लगभग 12,000 किलोमीटर बनती है और ये 40 टन तक का पेलोड ले जा सकते हैं, जिसमें रिवायती और गैर रिवायती हथियार दोनों शामिल हो सकते हैं। इस वक्त भारतीय फिजाइया को शॉर्ट रेंज फाइटर बॉम्बर्स दस्तयाब हैं जो स्ट्राइक मिशंस में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बॉम्बर्स नहीं हैं।